तो उसमें हम क्या देखते हैं कि जब इंसान सबसे पहले घुमंतु था, एक हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं और उसको समझ में आएगा कि ये पॉलिटिकल थ्योरीज बनी कैसे, इन पॉलिटिकल थ्योरीज में डेवलपमेंट कैसे हुआ, और आज जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूं उसमें क्या योगदान है। कि अगर आपको मास्टरी करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं तो जो पीएसआईआर का ऑप्शनल है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, दैट इज डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स। तो जो पहला पार्ट है वो बहुत कोर है, इसको हम लोग कोर पार्ट बोलते हैं, दिस इज नोन एज कोर पार्ट। जिन्होंने ऑप्शनल का अपना सिलेबस नहीं देखा उसको ध्यान से देख लें। तो पीएसआईआर के ऑप्शनल के फर्स्ट पार्ट में कुल 10 टॉपिक हैं, अगर ध्यान से देखेंगे। सो वी हैव ओनली 10 पार्ट्स, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी है, यानी कि जो है राजनीति की जो सिद्धांत है, राजनीति की जो परिभाषाएं हैं। दूसरा थ्योरी ऑफ स्टेट, यानी राज्य की क्या परिभाषा, उससे संबंधित क्या परिभाषाएं हैं। और राज्य दो तरीके का यहाँ, एक स्टैटिक यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, और एक जीवंत रूप में यानी ऑर्गेनिक होता है। तो जब कोई चीज ऑर्गेनिक जीवंत होती है तो उसके विचार होते हैं, उसकी परिभाषाएं होती हैं। इसीलिए लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट, प्लूरिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, फेमिनिस्ट यानी नारीवादी है, कोई उदारवादी है, कोई जो है वो नव उदारवादी है और ज्यादा आगे चला गया, एलजीबीटीक्यू राइट्स के भी बारे में बात कर रहा है, ठीक है, और जो है गे मैरिजेस को भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये लगातार क्या होता है, ये जो राज्य होता है, स्टेट जो होता है, इसका कॉन्सेप्ट एक जीवंत कॉन्सेप्ट है, यानी ये समय के अनुरूप अपने आप को बदलता रहता है, अकॉर्डिंग टू द टाइम ये अपने आप को चेंज करता रहता है। चलिए, इसके बाद जस्टिस, न्याय। तो न्याय का क्या सिद्धांत है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो राज्य में न्याय कहां है, न्याय क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। फिर समानता, इक्वलिटी क्या होती है। तो न्याय सिद्धांत करता है, स्थापित करता है, एस्टैब्लिश इक्वलिटी। पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, किसको किसको अपने सिलेबस पे कमांड है कि सिलेबस में यहां पे ये क्यों रखा गया। इक्वलिटी के बाद राइट्स हैं, जरा ध्यान से देखो, इक्वलिटी के बाद राइट्स हैं, राइट्स के बाद डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है, पावर के बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के बाद है इंडियन पॉलिटिकल थॉट और उसका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, यानी इसको हम एक कह सकते हैं पॉलिटिकल थॉट्स, इसको हम एक सम कर सकते हैं। आपको समझ में आया कि ये चीजें क्यों यहां रखी गई। तो चलो, कितने लोग समझना चाहते हैं, सबसे पहले मुझे बताएं कि पीएसआईआर ऑप्शनल को समझना कितने लोग चाहते हैं, कि वो इस बात को समझ सकें कि क्या चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। बहुत प्यारा ऑप्शनल है और बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो 10 टॉपिक्स हैं जो हमारे पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर ऑप्शनल के हैं, ये बड़े ही कोर टॉपिक्स, मतलब अगर मैं कहूं कि आगे की जो 1.5 टाइम यानी 15 टाइम्स यूनिट्स जो हैं वो इन्हीं से ड्राइव होती हैं। तो कितने लोग हैं जो इसको समझते हैं कि इनको यहीं क्यों प्लेस किया गया है, और कितने लोग इसको समझना चाहते हैं। क्योंकि इसको समझने से तुम्हारा पूरा अचानक से तुम्हें लगेगा पीएसआईआर ऑप्शनल बहुत आसान ऑप्शनल है, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि ये मैंने कहा ना कि ऑर्गेनिक है, ये व्यवहार है, ये तुम्हारा और मेरा व्यवहार है। तो कितने लोग मुझे बताओ समझना चाहते हैं कि यहीं क्यों इनको प्लेस किया गया है। चलो देखते हैं कितने लोग जानते हैं। क्योंकि ऑप्शनल पे कमांड करने का पहला नियम है सिलेबस पे कमांड। ऑप्शनल पे अगर 300 मार्क्स लाने हैं आपको, तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस पर कमांड रखनी होगी। क्योंकि मैंने अभी क्या बताया कि ऑप्शनल की सबसे खास बात है 300 मार्क्स क्यों आएंगे, क्योंकि अगर आपने इन डायमेंशन को टच कर लिया, ठीक है, इन डायमेंशन को टच कर लिया, तो आप बहुत आराम से मार्क्स लेकर चले आओगे। उसी को परेशानी होती है जो सिलेबस को ना समझ पाता है, ना सिलेबस पे अपनी कमांड कर पाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है पॉलिटिकल थ्योरीज, राइट, यानी राजनीतिक जो सिद्धांत हैं, राजनीति से संबंधित जो परिकल्पनाएं हैं, राजनीतिक परिकल्पनाओं के बारे में बात करते हैं। लेट्स रेडी, शुरू करें। अब बड़े ध्यान से आज के मेरे डिस्कशन को समझना। तुम्हारे लिए पीएसआईआर ऑप्शनल अचानक से यूं लगेगा कि ये मात्र जो इसके टोटल 10 + 10 + 10 + 10 है, वो अचानक से तुम्हारा सिमट के केवल 10 के अंदर आ गया। अचानक से तुम्हें लगेगा पीएसआईआर ऑप्शनल बहुत छोटा है, कैसे, अब जरा देखते हैं। इसके लिए तुम्हें एक सिद्धांत में पहुंचना पड़ेगा। अब ध्यान से मेरी कहानी को सुनते जाओ। कहानी की शुरुआत होती है होमो सैपियंस से। आखिर ये राजनीतिक थ्योरी किसके लिए, होमो सैपियंस के लिए। ये हमारा होमो सैपियंस है। यानी होमो का मतलब होता है सजातीय, सैपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान, सोच सकने वाला बुद्धिमान जो प्राणी है, जिसको हम आज की दौर में कहते हैं। तो ये सभी स्पेसीज में इसने क्या किया, इस दौड़ को जीत लिया। होमो सैपियंस आगे अपने विकास के क्रम में पहुंचता है। बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनना। पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी का तुम्हें बेस बताता हूं कि कहां से सिद्धांत शुरू होते हैं, और फिर तुम्हें एक एक करके बताता जाऊंगा कि कैसे ये जो चीजें होती हैं, क्यों डेमोक्रेसी को समानता के नीचे रखा गया है। आपके कोई मुझे जवाब दे सकता है कि डेमोक्रेसी का सिद्धांत जो है, जो कि आज कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ रूलिंग है, सबसे बेहतरीन जो है शासन प्रणाली आज की डेट में मानी जा रही है, और वेस्टर्न यही चिल्लाता है। तो आखिर डेमोक्रेसी के प्लेस जो नीचे क्यों है, राइट्स और इक्वलिटी इसके ऊपर क्यों है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको जो है सिद्धांत आपको समझना पड़ेगा।
तो पहले हम खैर पीछे चलते हैं और कहानी को समझते हैं कि होमो सैपियंस ने अपनी विकास की यात्रा शुरू की। शुरुआत में हम क्या थे? गुमंतु थे, ठीक है, हम नोमैडिक्स थे, और हमारा काम क्या था? हमारा काम था हर्डिंग करना, इकट्ठा करना। धीरे धीरे हम आगे गए और हमारा टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। वी स्टार्टेड, हमने क्या किया, धीरे धीरे जब होमो सैपियंस में हम कन्वर्ट, हम सीधे खड़े होने लगे, होमो इरेक्टस में कन्वर्ट हुए यानी सीधे खड़े होने लगे। फिर धीरे धीरे हमारे हाथ जब सीधे खड़े होने लगे तो हमारे हाथ फ्री हो गए। पहले हमें हाथों के बल भी चलना पड़ता था, ये बड़ा गद्देदार था, ध्यान से समझना। सो वी स्टार्टेड, हमारा हाथ जो फ्री होने लगे, हमारे हिंजेस बनने लगे, हमारी पकड़, हमारी ग्रिप बहुत अच्छी हो गई। तो ग्रिप मजबूत होने की वजह से हमने क्या डेवलप किया? टूल्स डेवलप किया। हमने ढेर सारे, जैसे पत्थरों को, हमने पत्थरों से तीर बनाए, पत्थरों से कुल्हाड़ी बनाई, हैमर बनाया। इससे हमारी जो मारक क्षमता थी, हमारी जो प्रोग्रेसिविटी थी, वो आगे चली गई। इसके बाद हमारा क्या हुआ? हमने एग्रीकल्चर शुरू किया। एग्रीकल्चर यानी हमने कृषि शुरू कर दी। अब हमने जब कृषि शुरू की तो हमें इससे एक बड़ा फायदा हुआ। एग्रीकल्चर करते ही हमारे पास क्या हो गई? फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा आ गई, फूड सिक्योरिटी आ गई। बड़े ध्यान से समझते जाना कहानी को, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक हिस्ट्री जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नृजातीय हमारा इतिहास है। तो जो फूड सिक्योरिटी आई तो क्या हुआ? अब हमने जब खाद्य सुरक्षा आ गई तो हमने इकट्ठा रहना शुरू किया, हमने अपनी गैदरिंग शुरू कर दी, यानी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी। पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी। तो जनसंख्या जब बढ़ने लगी तो धीरे धीरे हमने क्या किया? जब ढेर सारे लोग इकट्ठा हुए तो हमने यहां पर अलग अलग सोशल स्ट्रक्चर बनाने शुरू कर दिए। सोशल स्ट्रक्चर बनाने शुरू किए। सोशल स्ट्रक्चर यानी हमने सामाजिक संरचनाएं बनानी शुरू की। अगर आप वैदिक काल को भी पढ़ते हैं, थोड़ा सा भारतीय थॉट्स के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? परिवार, पुरुष उसका मुखिया हो गया, फैमिली हमने बनाया। फैमिली से हमने क्या बनाया? हमने जो है ग्राम बनाया, जिसका मुखिया ग्रामीणी हो गया। तो कई परिवार मिलकर एक गांव बनाते थे, ग्राम बनाते थे। ग्राम क्या बनाते थे? विश्व बनाते थे। फिर इससे बड़ा होता था जन, जो है और बड़ी पॉलिटिकल यूनिट, और इसका हेड क्या होता था? राजन कहलाता था। तो धीरे धीरे करके हमने धीरे धीरे क्या हुआ? एक हायरार्की बनाने शुरू की। इसको हम लोग सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी पहले परिवार इकट्ठा हुआ, क्योंकि भाई खाद्य सुरक्षा आ गई तुम्हारे पास, आप इकट्ठा होने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ? आपकी जनसंख्या बढ़ने लगी, नए नए रिचुअल शुरू हो गए। तो परिवार जैसी यूनिट बनी, फैमिली यूनिट बनी। फैमिली से धीरे धीरे और बड़ा हुआ तो कई परिवार मिलकर एक गांव बनाने लगे, ग्राम बनाने लगे। विश्व बना, विश्व के बाद जो है वो क्या बना? जन बना, जिसपे हम लोग आगे चलकर जनपद कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो हेड होता था वो क्या हुआ? राजन कहलाता था। आगे चलकर यही जनपद जो है वो किस में कन्वर्ट हुए? महाजनपद में, और बड़ा जो सेगमेंट हो गया। तो यहां तक क्या था कि हम इसको सोशल स्ट्रक्चर के रूप में ले रहे थे, यानी हम आपस में इसको गवर्न कर रहे थे। तो जो अब आबादी बढ़ने लगी किसी क्षेत्र में, तो क्या होता है? जब सोशल स्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसके साथ साथ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी तैयार होता है। भाई हम कुछ खरीदेंगे, बेचेंगे, बार्टर सिस्टम होगा। अब एक समाज, एक परिवार है, लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसको किसी भी रूप में इकट्ठा करें तो अपराध होंगे, कोई किसी का सामान छीनेगा, कोई किसी का हक मारेगा, कोई किसी के साथ कुछ करेगा, कौन टीचर होगा, कौन क्या होगा, ये तमाम तरह की चीजें चलती चली जा रही हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे सोशल स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, धीरे धीरे लोगों की आबादी बढ़ रही है, सुरक्षा मिल रही है, एरिया बढ़ रहा है, और अब लोग जो है वो एक दूसरे के एरिया में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, तनाव बढ़ेंगे, जो है वो अब क्या होगा? जब यहां पर सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो देयर इज वन अनदर स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, यानी राजनीतिक संरचनाओं का उदय होगा। आखिर मान लो दो लोगों में झगड़ा हो गया, तो दो लोगों में जब झगड़ा हुआ तो सुलझाएगा कौन? न्याय कौन देगा? हम क्यों किसी की बात माने? इसका हेड राजन ही क्यों कहलाएगा? राजा ही क्यों इसका हेड होगा? राजा को कौन लोग सपोर्ट करेंगे? उसके अंडर में काम क्यों करेंगे? वो सुपीरियर क्यों होगा? देयर आर लॉट ऑफ थ्योरीज आर देयर। तो समाज का जो स्ट्रक्चर है, जो कि मानव के विकास की, इस होमो सैपियंस के विकास की सबसे बड़ी गाथा है, क्योंकि एग्रीकल्चर और समाज के निर्माण की वजह से बाकी स्पीसीज को उसने क्या किया? पीछे छोड़ दिया। वो पूरी दुनिया का राजा बन गया, वो पूरी दुनिया में सबसे आगे निकल गया। शेर इससे ज्यादा ताकतवर था, हाथी इससे ज्यादा ताकतवर हमारे से है, लेकिन हम इन सभी स्पीसीज पे डोमिनेट कर गए। हमने हर चीज पर काबू कर लिया, चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, कहां नहीं हम हैं, ठीक है। हमने जो है प्रकृति को चुनौती देते हुए, सारे जानवर क्या होता है? प्राकृतिक आवास में रहते हैं। जो पहाड़ी जो है वो कुत्ता होता है, उसके बाल लंबे लंबे होते हैं, भेड़िए के बाल लंबे होते हैं, कहीं और कहीं अलग। हम पहाड़ों पे भी रह लेते हैं, क्योंकि हमने अपने लिए अधिवास बनाया, हमने मकान बनाया, हमने सेटलमेंट किया। हम अपने प्राकृतिक पर्यावरण को भी क्या कर सकते थे? उसके अकॉर्डिंग आर्टिफिशियली अडॉप्ट कर सकते थे उसको। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट था। तो कुल मिलाकर हमारी डोमिनेंस बढ़ रही थी, सोशल स्ट्रक्चर हमारा बढ़ता चला जा रहा है। अब सोशल स्ट्रक्चर जब बढ़ा
तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमने तैयार किया, भाई क्या खरीदेंगे क्या बेचेंगे, ठीक है, बार्टर सिस्टम शुरू किया, वस्तु विनिमय हमने शुरू किया, सामान के बदले सामान। उसके बाद हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। अब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। पावर क्या होती है, शक्ति क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। कौन किसके पास है, कौन सेनापति होगा, कौन राजा होगा, कौन न्यायाधीश होगा, तो पावर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जब पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि तुम यही करोगे, पावर बड़ी खतरनाक होती है। पावर जो है अगर इंबैलेंस हो जाए तो आपको नष्ट कर सकती है। तो पावर में हमेशा संतुलन की आवश्यकता पड़ती है, यानी पावर को वितरित किया जाए। जैसे हमारे यहाँ न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका 3 है, कोई किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है ताकि उसको बैलेंस बना रहे, राइट। तो क्या होता है, जो पावर होता है वो संतुलन के सिद्धांत पर काम करता है। अगर ये असंतुलित हो जाए तो फिर ये क्या करेगा, ये बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर देता है। और कौन क्या कर रहा है, किस दायरे में कर रहा है, दूसरे की शक्तियों का जो है वो हस्तक्षेप ना करे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से ही ये सोशल स्ट्रक्चर सपोर्टिव बना रहेगा। नहीं तो समाज में क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करना, कोई किसी का भी धन छीन लेगा, हत्या कर देगा। तो अगर इस पॉलिटी का डर ना हो तो कभी भी जो है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, अपने सोशल स्ट्रक्चर को सर्वाइव किए बिना आप जो है वो स्पेसीज डोमिनेंट नहीं हो सकता। आज हम एक समाज के रूप में बहुत ताकतवर है, हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, लेकिन जानवरों के पास ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो हमने अपनी इस प्रोग्रेस में हमने क्या किया, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यानी राजनीतिक संरचनाओं को जन्म दिया। अब जब राजनीतिक संरचनाओं को जन्म दिया तो समय समय पर जो शक्ति का सिद्धांत है, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ है, वो अलग अलग समय पे चेंज होता रहा। ठीक है, जैसे हमने प्राचीन काल में राजा को क्या माना, सर्वोपरि माना, कि भाई राजा के अंदर जो शक्तियां वेस्टेड है। अलग अलग सभ्यताओं ने, ठीक है, किसी ने फेराउन कहा, किसी ने राजा कहा, किसी ने मुनार्क कहा, किसी ने अलग अलग सेगमेंट में। तो राजा से फिर ये क्या हुआ, ये आगे बढ़ता, कभी ये डिक्टेटरशिप में चला गया, कभी एनार्किज्म में चला गया, ठीक है, अलग अलग रूपों में ये जो है चलता रहा। फिर डेमोक्रेसी आ गया कि जनता के अंदर इसका शासन होना चाहिए, जनता के द्वारा जनता के लिए, तो डेमोक्रेटिक रूप आ गया। कहीं पर डिक्टेटरशिप है। तो अलग अलग रूपों में जो है शक्तियों जो है अलग अलग रूप में काम करती रही, राइट। कहीं सिंगल गवर्नमेंट है, जैसे चाइना हो गया, तो जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो सब कुछ वही चुनती है। तो दुनिया में रूलिंग के लिए पावर अलग अलग मेथड डेवलप किए गए। तो राजनीतिक जो स्ट्रक्चर होता है आगे चलकर सामाजिक स्ट्रक्चर और आर्थिक स्ट्रक्चर, इन दोनों को कमांड करता है। देखिए कैसे जन्म हुआ कि पहले पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, सोशल स्ट्रक्चर बना, सोशल स्ट्रक्चर से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना, और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को जब बहुत व्यापक होने लगा, क्षेत्र सीमाएं बढ़ने लगी, तो हमें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। यही पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आगे चलकर इन दोनों को संरक्षित करने का काम करने लगा। मान लो जैसे आज कहीं युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, सीमाएं सुरक्षित नहीं, तो वहां कभी ना इकोनॉमी बच पाएगी ना सोसाइटी बच पाएगी, दोनों खत्म हो जाएंगे, बम गिर रहे होंगे, युद्ध हो रहा होगा। सीरिया को देख लीजिए, लीबिया को देख लीजिए, अभी हाल में गाजा को देखिए, ठीक है, यूक्रेन को देखिए, तो वहां पर क्या होगा, इस तरह के बहुत से विवाद सामने आ जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब पावर का सिद्धांत आता है तो पावर किसकी सही है, भाई जो पावर हासिल करता, कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी पावर है वही जो कहेगा वो सही है। तो राजनीति कैसी होनी चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, राज्य को चलाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये समय समय के साथ बदलता रहा। ठीक है, जो कभी जैसे भारत की बात करें तो जब वैदिक काल की बात करें तो राजा हुआ करता, लेकिन राजा वेस्ट के मोनार्क से अलग था। भारत में एनार्किज्म का कॉन्सेप्ट नहीं रहा। भारत में रहा कि राजा को भी कंट्रोल करने के लिए सभा और समितियां थी वैदिक काल में, यानी वो क्या करती थी, राजा को सलाह देती थी, राजा को सुझाव देती थी, राजा के साथ वोटिंग करती थी। तो राजा एब्सोल्यूट डिसीजन नहीं लेता था, वो अपने मंत्री परिषद से बात करता था, वो अपने सभा और समितियों से बातचीत करता था क्या होना चाहिए। तो पावर में वितरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब पावर में जो वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस सिद्धांत के हिसाब से होगा, राजनीति किस रूप में होनी चाहिए, किस रूप में राजा का शासन होना चाहिए, किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इसके लिए फिलॉसफीज दी गई, इसके लिए सिद्धांत दिए गए। इन्हीं को राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, और अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पर यह सिद्धांत दिए गए। जैसे चाणक्य का जो राजा का सिद्धांत था, तो चाणक्य ने कहा, राजा को भी चंद्रगुप्त के लिए टाइम टेबल बना दिया कि इतने पहर राजा सोएगा, इतने पहर राजा मीटिंग करेगा, इतने पहर राजा जो है तलवारबाजी करेगा, इतने बजे राजा जो है गुप्तचरों के साथ बातचीत करेगा। ये उसके बड़े कठिन सिद्धांत थे राजा के। मैकियावेली का सिद्धांत थोड़ा सा और प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा क्रूर हो जाता है मैकियावेली के सिद्धांत में। तो राजा कैसे काम करेगा, शासन व्यवस्था क्या होगी, टैक्सेशन सिस्टम क्या होगा, इन सभी के लिए फिलॉसफीज डेवलप की गई, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी। मॉडर्न टाइम तक है। अगर हार्टलैंड थ्योरी की बात करें,
मैकेंटर प्रिंसिपल की बात करें तो वो भी लगातार क्या होती है, बदलती चली जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है, किस तरह से राजनीतिक जो है सिद्धांतों ने जन्म लिया। इन सिद्धांतों से ही इन शक्तियों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो बैलेंस किया जाता है। ठीक है, वो एब्सोल्यूट होने से बचने का तरीका होता है। यहां तक सबको क्लियर है? ओके, यस। हाँ जी, कमेंट में कुछ बताएं। यहां तक तुम्हें समझ आया कि पॉलिटिकल फिलॉसफीज डेवलप कैसे हुई, कैसे हम होमो सैपियंस से हमारी यात्रा घुमंतु, हमने कृषि शुरू की, कृषि से हम इकट्ठा हुए, पॉपुलेशन बढ़ी, सामाजिक स्ट्रक्चर बना, समाज से फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और फिर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, बाउंड्रीज हमने बनाना शुरू किया, महाजनपद हमने बनाए, या पूरी दुनिया में भी धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ते रहे। इसके बाद जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेनापति राजा को मार के क्या करता था, या कोई वजीर राजा को मार के सत्ता हासिल कर लेता था, खून खराबा शुरू हो जाता था। तो ये बहुत जरूरत है कि आप किस तरह से पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तमाम तरह के सिद्धांत बताए गए, जैसे भारत में कई प्रकार के दर्शन है कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा का क्या धर्म है। ठीक है, तो ये जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिलॉसफी, इसी को हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफीज कहते हैं। इसके माध्यम से ही वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से परिभाषित किया जाता है, जो समय समय पर बदलती रही, जरूरतों के हिसाब से बदलती रही। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब अगर हम सिलेबस को ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, हमें दिखाई पड़ता है पॉलिटिकल थ्योरीज। तो अब आपको समझ में आया कि जब हमने मान लो जनपद, महाजनपद बनाए, या अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो अपने सीमा को जब फैलाया, तो सोशल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि सामाजिक संरचना और आर्थिक संरचना दोनों बैलेंस में रहे। इसीलिए हमने क्या किया, हमने यहां बनाया कि राजनीतिक स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और आज भी यही है कि अगर किसी देश का जो है शासक, किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अगर वो पावरफुल है तो राष्ट्र बहुत स्मूथली चलता है आज की डेट में। अब आगे हम बात करते हैं कि आगे ये चीजें जो जस्टिस, इक्वलिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी और कॉन्सेप्ट ऑफ पावर किस रूप में सामने आता है, अब ये देखना बड़ा जरूरी है। अब आप देखो कि डेमोक्रेसी को 6ठे नंबर पे रखा है। ठीक है, अब समझो कि ऐसा क्यों किया है। कितने लोग इसका सही जवाब मुझे दे सकते हैं कि एक्चुअली में राजनीतिक सिद्धांत का डेवलपमेंट होता कैसे है? अभी आपको एक थ्योरी के अंदर सारे जवाब दे दूंगा। आपने देख लिया ये किस रूप में सामने आया, क्लियर है? अब चलिए एक मजेदार कहानी आपको सुनाता हूं, समझो। जब भी कोई, जहां पे आपने कॉन्सेप्ट दिया स्टेट का, हमें यह समझ में आया पॉलिटिकल थ्योरीज क्यों बनी। अब हमने कॉन्सेप्ट दिया स्टेट का, तो स्टेट जो राज्य की संकल्पना है वो दो तरीके से, एक वो बाउंड्रीज के साथ है, यानी वो स्टैटिक है कि ये बाउंड्रीज है, युद्ध के माध्यम से उसको बढ़ाना या हार से वो जो लॉस हो जाना, आपने सुना होगा स्टेट बाउंड्री। दूसरा होता है ये ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट होता है, लगातार ये अपने आप को इवॉल्व करता रहता है। तो चलिए हम समझते हैं कि जब भी कोई सिद्धांत होता है वो 3 चरणों में होकर गुजरता है। बड़े ध्यान से समझना और इसको लिखने की कोशिश करना। पहला जो चरण होता है इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। कभी भी याद रखिएगा, जब स्टेट को इवॉल्व करना होता है, जब स्टेट की उन्नति करनी होती है, जब स्टेट को आगे लेकर जाना होता है, तो उस कॉन्सेप्ट में सबसे पहला स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। अब देखना सिलेबस में क्यों रखा है, इसको कानून का शासन कहते हैं, कानून का शासन। और ये कानून जो है उन्हीं फिलॉसफी से, जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, कौन न्याय कौन दे सकता है, जिसके पास शक्ति होती है। ये हमेशा कानून किसके साथ जुड़ा होता है, पावर के साथ। अगर न्यायाधीश ने कहा इसको मृत्युदंड दिया जाएगा, कैपिटल पनिशमेंट है इसके लिए, तो क्या होगा, आप एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का प्राण ले रहा है, इतनी पावर है उसके पास कि उसके कहने से उसको क्या होगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा या आजीवन कारावास में डाल दिया जाएगा। तो इस इज रिलेटेड टू द शक्ति। ये जो है शक्ति के नियमों में एक है। कानून क्या है, शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर दे देता है कि ये कानून क्वैश हो जाएगा, तो वो क्वैश हो जाता है, खत्म हो जाता है वो, राइट। तो जो कानून है वो पावर से जुड़ा हुआ है। किसकी पावर, जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है। ये व्यक्ति की पावर नहीं है, इंस्टीट्यूशन की पावर है। ये बड़ा ध्यान से समझना, ये किसी संस्था की शक्ति है। यानी यहां पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रोन, गद्दी, कुर्सी, जो भी कहोगे, यानी उस पद का है। जैसे आगे मान लीजिए हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब हैं, तो चंद्रचूड़ साहब जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे तो शक्ति चंद्रचूड़ साहब में वेस्टेड नहीं है, शक्ति सीजेआई की चेयर में है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की चेयर में है।
कल को कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है या जो बैठे हुए हैं, तो शक्ति किस में जाकर, प्रधानमंत्री के पद में जो है, यानी पद जो है, संस्था जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, उसमें यह शक्ति निहित है। कैबिनेट की पावर, राष्ट्रपति की शक्ति, तो यहां व्यक्ति नहीं होता, यहां इंस्टीट्यूशन या पोस्ट जो है इंपॉर्टेंट होती है। आप आज कुछ भी नहीं है, कल आप आईएएस बन जाएंगे, डीएम बनेंगे, तो उस कुर्सी का महत्व है कि आप निर्णय जो ले रहे हैं, उस निर्णय लेने में कितनी पावर इन्वॉल्व है। जो आप निर्णय ले रहे हैं, जो आप डिसीजन ले रहे हैं, मान लीजिए आपने ये डिसीजन लिया, नाउ यू टुक द डिसीजन, तो निर्णय तभी वो फ्रूटफुल होगा जब उसके साथ पावर होगा। जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा चेंजेस होंगे, ये भी आप समझिए। जैसे एक डीएम कर रहा है, तो डीएम के पास एक लिमिटेड पावर है कि भाई मेरे जिले में, तो उसने जो आदेश पारित किया जिले में। लेकिन अगर प्रधानमंत्री कोई डिसीजन लेता है, कहता पूरे देश में ये सिलेंडर सबको इतना मिलना है, इतने मकान मिलने हैं, तो वो पूरे देश के लिए होगा। हमें किस देश का सपोर्ट करना है, किस देश का सपोर्ट नहीं करना है, अगर प्रधानमंत्री ने, विदेश मंत्री ने डिसीजन ले लिया, तो फिर वो पूरे देश का डिसीजन माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने लिया तो अपने राज्य के लिए माना जा रहा है, डीएम ने लिया अपने जिले के लिए माना जा रहा है, राइट। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं उसके साथ पावर यानी शक्ति कितनी वेस्टेड है, और इसी शक्ति से बदलाव होते हैं। तो जितनी बड़ी शक्ति उतनी बदलाव की शक्ति आपके पास रहेगी। और इससे भी बड़ी, प्रधानमंत्री से भी बड़ी संसद के पास है। तो मान लीजिए संसद ने कुछ बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, तो दोनों सदनों के, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, कानून बना दिया, तो वो बड़े से बड़ा, जैसे मान लो 370 हटाने की बात हुई, तो केवल प्रधानमंत्री उसको नहीं बदल सकते थे, जब तक संसद के दोनों सदन में वोटिंग ना हो, बहुमत के साथ वो पास ना हो जाए। 370 पास हो गया, हट गया, हट गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो निर्णय हमने लिया है, जहां पर उसकी पावर वेस्टेड है बाउंड्रीज के अंदर, तो डिसीजन के साथ पावर होता है, पावर के साथ बदलाव करने की ताकत होती है। मान लीजिए हमने कहा कि कश्मीर इससे पहले राज्य था, अब वो केंद्र शासित प्रदेश हो गया। कहां इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये क्या होगा, आप इससे चेंजेस लेकर आ सकते हैं, बदलाव लेकर आ सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, किसी भी माध्यम से। आरक्षण की बात हो सकती है, आरक्षण हटाने की बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बदलाव आता है, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ये सबसे पहला जो नियम होता है वो होता है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कानून का शासन, जब कानून का शासन आता है तो रूल ऑफ लॉ में क्या होता है, पावर इन्वॉल्व होता है, इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरीज क्या है, यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है। अब कानून के शासन के बाद आता है सेकेंड स्टेज, पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशन अर्थात जन भागीदारी, जन भागीदारी। क्लियर है। तो रूल ऑफ लॉ क्या काम करता है, आपको न्याय दिलाता है। और न्याय का पहला सिद्धांत किस पे होता है, न्याय क्या मतलब होता है। न्याय को ऐसे समझो, पहले इसी को थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूं, फिर जो है इस पे बात करता हूं। तो जब रूल ऑफ लॉ आप स्टैब्लिश कर रहे हो, तो रूल ऑफ लॉ क्या करता है, आपने देखा होगा कि कानून की देवी के हाथ में तराजू है। किसने किसने नोटिस किया, वो अंधा कानून वाला जो है गाना वाना बजता है, तो नोटिस किया कि तराजू होता है, ऐसे हाथ में वो पकड़े होती है कानून की देवी। तो ये दोनों बैलेंस कर, तो रूल ऑफ लॉ किसके बारे में बात करता है, बैलेंस के बारे में बात करता है। बड़े ध्यान से समझना, कानून का शासन संतुलन के बारे में बात करता है, और संतुलन जो मानव जीवन में होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने अभी थोड़ी देर पहले इस सिद्धांत में समझा कि हमने समाज की रचना की। हमने जब पॉपुलेशन को बढ़ाया, मनुष्यों की पॉपुलेशन बढ़ी, खाद्य सुरक्षा बढ़ी, हमने टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कहानी में आओ, तो फिर क्या हुआ, सोशल हमने स्ट्रक्चर बनाया, समाज। समाज जो होता है वो कभी भी बराबरी में नहीं होता, इक्वलिटी नहीं होती उसके अंदर। बड़े ध्यान से समझना, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, पूरी पीएसआईआर आज तुम्हें समझ में आ जाएगी कहां क्यों रखा गया है। तो ये क्या होता है, ये कानून की देवी जो है, यहां पे संतुलन की बात करें तो मनुष्य के जीवन में जो हमने सोशल स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, तो कोई शरीर से बलवान होता है, कोई दुबला पतला होता है, कोई जेंडर वाइज, मान लो पुरुष प्रधान समाज है, पैट्रियार्कियल है, तो पुरुष उसमें ताकतवर है, महिला जो है उसके पास कोई आर्थिक अधिकार नहीं है। कोई जातियों के आधार पर किनारे है, कोई धर्म के आधार पर किनारे है। हर समाज में कोई गोरे और काले के हिसाब से किनारे है, कि गोरे लोगों को अधिकार ज्यादा है, जो है ब्लैक लोगों को अधिकार कम है, रेसिज्म के बेस पे, भाषा के बेस पे, एबॉर्जिनिटी के बेस पे, कि किसी आक्रांता ने आया और एबॉर्जिन लोगों को किनारे कर दिया, जैसे रेड इंडियंस हो गए, ऑस्ट्रेलिया के जो है एबॉर्जिनी लोग हो गए, तो उन सबको किनारे कर दिया। तो अलग अलग समय में क्या होता है, समाज में हमेशा सोशल स्ट्रक्चर में इम्बैलेंस होता है, और जो सोशल इम्बैलेंस होता है उसको हम लोग इनइक्वलिटी कहते हैं, असमानता।
ये इम्बैलेंस होता है। कोई गरीब हो गया, कोई बहुत ज्यादा अमीर हो गया, किसी को अच्छी शिक्षा मिल रही, किसी को नहीं मिल रही है, ठीक है। कोई काले गोरे के हिसाब से भेदभाव है, जातियों के हिसाब से, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, कई तरह से भेदभाव होते हैं। ये सोशल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लेकिन समाज में जितना ज्यादा भेदभाव होगा, जितनी ज्यादा असमानता होगी, उतना ही ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। तो पॉलिटी जो है फिर काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनता है। अब क्या होता है, असमानता यानी इनइक्वलिटी होती है। तो रूल ऑफ लॉ क्या काम करता है, यहां पे बता रहा है। रूल ऑफ क्या काम करेगा, रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन क्या काम करेगा, इस असमानता को समानता में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, इक्वलिटी में। एंड इक्वलिटी ऑफ व्हाट, मतलब मैं कुछ करना ही ना चाहूं तो क्यों मुझे तुम पैसा दोगे। इक्वलिटी ऑफ व्हाट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ऑफ अपॉर्चुनिटीज यानी अवसरों की समानता देगा कि भाई तुम्हें मौका तो देंगे, हम तुम्हारे लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। हम मानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा सिद्धांत है कि हम और आप मानव हैं, और मानव होने के नाते आपको जो राइट्स हैं वो मेरे राइट्स हैं, वो आपके भी हैं। हम दोनों को अवसरों की समानता मिलनी चाहिए। लड़की पढ़ना चाहे हाँ पढ़ेगी, ठीक है। ब्लैक आदमी पढ़ना चाहे हाँ पढ़ेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे, भेदभाव नहीं होने देंगे। तो भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन को हटाने का नाम जो है वो क्या होगा, समानता होगी, इक्वलिटी, अवसरों की समानता। ऐसा नहीं कि कोई आदमी कह रहा है मैं बड़ा कमजोर हूं, बाहुबली बनना चाहता हूं, अच्छा खाना पीना उसको कुछ है नहीं, ठीक है, नशा करता रहता, बोले मैं जो है बाहुबली बनना चाहता हूं, तो उसके लिए नहीं है। हाँ, अगर वो नशा छोड़ना चाहता, नशा मुक्ति केंद्र में उसको जो है वो सहूलियत दी जाएगी। यानी जो योग्य है, समाज को आगे ले जा सकता है, समाज के लिए धरोहर है, उसको भी अवसर मिलेगा। मान लीजिए किसी से गलती हो गई, तो न्याय का सिद्धांत क्या कहता है कि तुम्हारा भी ट्रायल होगा। मान लो कसाब की बात करें, तो कसाब ने, सबने फुटेज देखा कि उसने इतने लोगों को मार दिया मुंबई में, राइट, इतने लोगों को मार दिया। अपॉर्चुनिटी हर क्षेत्र में, अभी ये तो मैं समझाने जा रहा हूं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हर क्षेत्र में। तो कसाब को मार दिया, आपने देखा कि बिरयानी खिला रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई, उसका प्रॉपर ट्रायल चला। जो कानून का शासन कहता है कि हम अपराधी को भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। सबको पता है कि कसाब ने इतने लोगों को मारा, मुंबई अटैक हुआ, लेकिन कसाब का भी ट्रायल चला। आतंकवादियों का भी ट्रायल चलता है हमारे देश में। क्यों होता है कि उन्हें भी न्याय के समक्ष खड़ा होने का अवसर दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। वो गिल्टी है, हमें पूरा देश कहता है मारो मारो मारो, बलात्कारी है, ये है वो है, लेकिन उसको भी ट्रायल का मौका दिया जाएगा। यही होता है रूल ऑफ लॉ, समझे। अपॉर्चुनिटी इज नॉट ओनली जॉब, सबके अधिकारों को फ्रेंचाइज करने का मौका, ठीक है। अपराधी है, गलती कर रहा है, लेकिन न्याय प्रणाली उसको जो है क्या सजा देगी। उसको रोड पे नहीं मारा जाएगा, वो अमानवीय समाज हो जाएगा कि रोड पे मार दिया या भीड़ ने पीट दिया, नहीं, उसको भी मौका दिया जाएगा। और भीड़ जब उसकी हत्या करती है उसको हत्या कहा जाता है, उसको जस्टिस नहीं कहा जाता। मॉब लिंचिंग कहा जाता है उसको, कि भीड़ ने मार दिया, उसको मॉब लिंच कहा जाता है भारत में, क्योंकि न्याय के शासन में उसको भी अपना पक्ष रखने का पूरा हक है। अपॉर्चुनिटी है तो अपॉर्चुनिटी आपके फायदे वाले लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, दूसरे को ना मिले, इसको नहीं कहा था। रूल ऑफ लॉ के इसीलिए क्या कहा, कानून की देवी की आंख पे पट्टी बंधी होती है कि मैं देख ही नहीं रही हूं कि कौन सही है कौन गलत है, मेरे पड़ने पर दोनों बराबर होने चाहिए। समझ में आया। तो क्या होता है, ये असमानता को समानता में कन्वर्ट करने का होता है, क्योंकि समाज जब समान हो जाएगा, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो असंतोष नहीं होगा लोगों के अंदर। और जब असंतोष नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी, तो लोग जो है वो क्या होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भागीदारी करेंगे, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सम्मान करेंगे। जैसे हम अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सम्मान करते हैं, कोई भी व्यक्ति आकर चुनाव लड़ सकता है, पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, हमने उनको मौका दिया है, तो हमारे पॉलिटी के प्रति एक श्रद्धा, एक आस्था है। तो इससे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, आंतरिक विद्रोहों से बचा रह जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। तो आपके सिलेबस में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, देखिए, जस्टिस और इक्वलिटी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, यानी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो भारत की नागरिकता रखता हो, उस एज क्राइटेरिया को पूरा करता हो। आ जाइए भाई, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ। तो न्याय का सिद्धांत आया, रूल ऑफ लॉ, इसी को जस्टिस कहते हैं, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन।
राइट, और इक्वलिटी आ गई। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है, फिर क्या हुआ, जब रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो जाता है तो अगला स्टेप क्या होता है, पीपल्स पार्टिसिपेशन। पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। जन भागीदारी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन जन भागीदारी करेगा क्यों? उसको अवसर नहीं मिल रहे हैं तो क्यों करेगा? सबसे पहले वो अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो। मेरे अधिकार क्या हैं, मुझे अधिकार मिले क्या हैं, राइट, मुझे अधिकार मिले क्या हैं। खुशबू थोड़ा दूर जा रही हो तुम, रिजर्वेशन पे बाद में बात करेंगे। ये अगर बेटा हाथ से निकल गया, पॉलिटिकल साइंस हाथ से निकल जाएगा। इतने अच्छे से सिलेबस तुम्हें कोई नहीं समझाएगा कि सिलेबस में किसकी प्लेसिंग कहां हुई है, ठीक है? तो थोड़ा यहां फोकस करो। तो जन भागीदारी क्या हुई, भाई मुझे मेरे राइट्स ही नहीं पता, तो मुझे राइट्स के बारे में जानकारी, मेरे अधिकार क्या है, मेरे अधिकार क्या है, तो उनको फ्रेंचाइज करूंगा। मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है तो मैं किसके पास जाऊंगा, इस न्याय प्रणाली के पास जाऊंगा, इस जस्टिस सिस्टम के पास जाऊंगा कि मेरे न्याय की आप जो है वो क्या करिए, आप जो है मेरी रक्षा करिए, किसी भी हालत में मेरी रक्षा करिए। तो इसको क्या बोलते हैं, पीपल्स पार्टी, जन भागीदारी। तो वो तब होगा जब आप अपने राइट्स को फ्रेंचाइज करोगे। क्या रखा है यहां पे, राइट्स। इक्वलिटी जब आ जाती है, समानता की आपका सिद्धांत मिलते लगता है, तब आप अपने राइट्स के प्रति अवेयर होते हैं। राइट्स के साथ एक और चीज जुड़ जाती है कि आप अपनी ड्यूटी, जन भागीदारी वही कर सकता है जो ड्यूटीज के प्रति भी समर्पित हो, कि मेरी ड्यूटी क्या है, एक नागरिक के रूप में मेरी ड्यूटी क्या है। तो पहला हुआ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ने मुझे प्रोटेक्ट किया कि भाई मैं सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जो है मेरे को समानता मिलनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ ने सुनिश्चित किया कि तुम्हारी असमानता जब होगी, तुम्हारी समानता छीनी जाएगी, इक्वलिटी जो अपॉर्चुनिटी की छीनी जाएगी, हम यहां पे बैठे रहेंगे, टेंशन मत लो। तो मेरे अंदर विश्वास जगा कि मैं जिस भूमि के अंदर हूं वो भूमि में मेरे अधिकारों की सुरक्षा हो रही है, मेरे अधिकारों के प्रति मेरी जागरूकता हो रही है कि मेरे राइट्स क्या, मुझे शिक्षा मिलनी चाहिए, मुझे फलाना मिलना चाहिए, मुझे ठिकाना मिलना चाहिए, मुझे जीवन जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मुझे मेरी पूजा पद्धति को अपनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मुझे बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है, मेरे राइट्स हैं। तो ये राइट्स क्या करते हैं, इंसान को ग्रो कराते हैं। एक जो पीपल होता है, जो लोग होते हैं, वो ग्रो करते हैं इन राइट्स के माध्यम से। राइट्स एक खाद की तरह होते हैं। ये खाद क्या होते हैं, उस पौधे को ग्रो करने में मदद करते हैं। लेकिन ड्यूटीज क्या करती हैं, ड्यूटी, जिस लैंड ने, जिस स्टेट पे, जहां हमने शुरुआत की थी, जिस स्टेट ने तुम्हें ये सारी सुविधा दी है, जिन्हें तुम्हें ये जो राइट्स दिए, अधिकार दिए हैं, तुम्हारे अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी ली है, तो इसका तुम्हारे प्रति कर्तव्य हुआ, यानी स्टेट का लोगों के प्रति। लेकिन लोगों का स्टेट के प्रति भी तो कर्तव्य होना चाहिए, तभी तो स्टेट, क्योंकि स्टेट जीवंत किनसे बनता है, लोगों से बनता है। अगर वो ऑर्गेनिक है तो वो किसकी वजह से ऑर्गेनिक हो पाता है, स्टेट का मतलब हो गया ये बाउंड्री हो गई। तो इस बाउंड्री में रहने वाले लोगों को आपने कहा कि हम आपको ये न्याय देंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे, हम आपको राइट्स देंगे, लेकिन ये जीवंत कैसे होगा, स्टेट प्रोग्रेसिव कैसे होगा, इकोनॉमी कैसे डेवलप होगी, अच्छा कल्चर कैसे डेवलप होगा, साहित्य कैसे डेवलप होगा, जब इसके लोग इसके प्रति अपनी ड्यूटीज का पालन करेंगे। कि जैसे ड्यूटी हमारी हमें दे दी गई कि भाई कोई मॉन्यूमेंट है उसको खराब मत करो, पर्यावरण को नुकसान मत पहुंचाओ, जानवरों को मत मारो पीटो। माता पिता को कहा गया तुम्हारी ड्यूटी अपने बच्चे को पढ़ाओ, तो कम से कम क्यों कूड़ा बिनवा रहे हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम बच्चे को पढ़ाओगे, और नहीं पढ़ा रहे तो पैदा क्यों कर रहे हो उसको तुम। ऐसा तो नहीं आसान से टपक कर आया, तो उसको अब तुम्हारा कर्तव्य है। तो अगर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तो क्या होगा, एक अच्छी शिक्षित संतान पैदा होती है, आगे बढ़ती है, वो राष्ट्र के लिए काम आती है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। अगर हम इधर उधर थूकेंगे नहीं, गंदा नहीं करेंगे, तो हमारा देश गंदा नहीं होगा। तो हमारे कर्तव्य हमें बताए गए। तो इससे क्या होता है, स्टेट लाइव होता है। तो जब जन भागीदारी आ जाती है, यानी लोग जब इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इजराइल का आपने सुना होगा, तो इजराइल में क्या है, इजराइल में हर व्यक्ति, इजराइल स्टार्टअप के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। सिलिकॉन वैली के बाद सबसे ज्यादा स्टार्टअप उस छोटे से देश में, लगभग 1 करोड़ की आबादी वाले देश में इतना ज्यादा स्टार्टअप है। दुनिया की मोस्ट पावरफुल एस्टैब्लिश इकोनॉमी मानी जाती है, सबसे ज्यादा जो है वो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं मानी जाती है। हर व्यक्ति वहां का सैनिक है, कंपलसरी उसको सेना की ट्रेनिंग लेनी है। तो वो एक्चुअली इजराइल इज इक्वल टू पीपल्स ऑफ द, जो कंट्री ऑफ द पीपल्स पार्टिसिपेशन, वो जन भागीदारी वाला देश है। पूरी दुनिया में ये कम्युनिटी फैली है, बहुत ताकतवर, बहुत अमीर कम्युनिटी है। पूरी दुनिया में जाकर कहीं पर भी अगर इजराइल के खिलाफ कोई चीज होता है तो वो अपने पैसे और अपनी इनोवेशन की ताकत से पूरी दुनिया को हिला के रख देते हैं। उन्होंने नॉलेज को अपनी पावर बना ली है।
तो ये क्या पीपल्स पार्टिसिपेशन है। भारत 1 अरब 40 करोड़ का देश है, हम पदक तालिका में कितने नीचे रहते हैं, इनोवेशन में हम कितने नीचे हैं, हमारे पास एक सेमीकंडक्टर नहीं है, अब जाकर सेमीकंडक्टर बनाने की होड़ इतनी 75 साल बाद हमें जो है होश आ रहा है। तो ये पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला नेक्स्ट आ जाओ। जब ये 2 हो जाता है तब जाकर थर्ड स्टेज शुरू होता है। थर्ड स्टेज आफ्टर सेकेंड स्टेज रूल ऑफ लॉ, पीपल्स पार्टिसिपेशन, थर्ड स्टेज नाउ दिस इज नोन एज डेमोक्रेसी। ये भी एक पॉलिटिकल थ्योरी है, एक पॉलिटिकल थॉट है डेमोक्रेसी। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी इसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो दिस इज नोन एज लोकतंत्र। तो कौन सी जनता, कौन से लोग? वो जो अपने राइट्स और ड्यूटी के लिए अवेयर हो। नाउ दिस इज द डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी इन दोनों स्टेप्स के बिना गई, मान लो तुम्हारे देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है, अमीर को जो है न्याय मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा है, लोग जागरूक ही नहीं अपने अधिकारों, जानते नहीं संविधान क्या है, प्रियम्बल क्या है, कुछ नहीं जानते हैं, और सीधे तुमने डेमोक्रेसी दे दी तो गले की हड्डी बन जाएगी। जैसे भारत की डेमोक्रेसी को कहा जाता है सीडो डेमोक्रेसी। सीडो डेमोक्रेसी आभासी लोकतंत्र है। एक बार आपने चुन लिया वो किस नाम पे आपने वोटिंग दी, ना आपने उसकी आइडियोलॉजी पूछी नेता की, अपराधी है, व्यभिचार में जो है वो जेल जा चुका है, ठीक है, अपराधों में लिप्त है, फिर भी जीत जाता है। बाहुबली जीत जाते हैं हमारे यहाँ। कभी जाति के नाम पे वोट पड़ जाता है, कभी धर्म के नाम पे वोट पड़ जाता है, कभी पैसे के नाम पे वोट पड़ जाता है। तो हम ही लोग तो वोट देते हैं, बाद में हम गाली देते हैं, अरे बाहुबली जीत गया। अरे हमने जिता के भेजा है भाई, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की ही सारी जिम्मेदारी हो जाती है। और जनता ही अगर अपने लोगों, अपनी चीजों के पास अवेयर नहीं है, असंतुष्ट है, तो फिर वो क्या होगा, गलत लोग चुनकर पहुंच जाते हैं। तो ये अपना थर्ड स्टेप होता है, जिसको दिस इज नोन एज डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो परिपक्व लोकतंत्र में ये पहले 2 स्टेप पूरे होने बहुत जरूरी है। यानी रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लोग अपने राइट्स के प्रति अवेयर होने चाहिए, अपने ड्यूटीज के प्रति अवेयर होने चाहिए। देन वी गो टू द नेक्स्ट पॉलिटिकल थॉट दैट इज नोन एज डेमोक्रेसी, यानी इसको हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अब जरा सिलेबस को ध्यान से देखो, अब तुम्हें समझ में आया सिलेबस में क्या रखा गया है। देखो, पॉलिटिकल थ्योरी बताया, जब समाज बना तो कैसे बना, राजनीतिक सिद्धांत। थ्योरी ऑफ स्टेट बताया कि यह समय समय पे अपने आप को क्या करता रहता है, बदलता रहता है, लोगों के विचारों के हिसाब से बदलता रहता है। जस्टिस, न्यायतंत्र, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी को प्रिवेल करने के लिए, समानता को लाने के लिए, अधिकारों के माध्यम से ही पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है, ड्यूटीज के माध्यम से होता है, और तब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर किसके हाथ में होता है, लोगों के हाथ में। रियल पावर जो कहा जाता है, हालांकि भारत में ऐसा नहीं है, पावर आ जाती है। और पावर को फ्रेंचाइज करना, जिस दिन भारत के लोग अपनी पावर को फ्रेंचाइज करने लगेंगे, यूज करने लगेंगे, उसी दिन नेताओं के अंदर भय आ जाएगा। जब कोई वोट मांगने आ रहा है, उससे पूछा आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, अच्छा आप तो पिछले साल दूसरी पार्टी में थे, उससे पिछले साल किसी और पार्टी में थे, कि आपकी आइडियोलॉजी कैसे बदल रही है। जब आप उससे पूछा जाए आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितना जो है पढ़े लिखे छोड़ो, आपने कितना प्रोग्रेसिव काम किया है, आपने कितना जो है वो महत्वपूर्ण काम किया है, आपका भारत के बारे में आपको क्या पता है। भाई भारत में ऐसे ऐसे नेता भी आपने देखा कि चंद्रयान 3 छोड़ा गया, तो उसमें एक नेता कह रहे हैं नासा को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भाई नासा को। अरे उनको पता ही नहीं चल रहा इसरो भी नहीं कोई संस्था है, भारत के नेता है। एक नेता कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, जितना भी लोग गए हैं जब लौटेंगे तो सबका हम बहुत जोरदार स्वागत करेंगे, बहुत जोरदार स्वागत करेंगे, जितना भी लोग इस यान से लौटेंगे। अरे भाई ये गगनयान नहीं, चंद्रयान 3 था, इसमें मानव मिशन नहीं था। तो ये हमारे नेताओं की हालत है, ना इन्हें ज्ञान से कोई मतलब, ना विज्ञान से मतलब, खाली जातियों का खेल खेले पड़े हैं, खाली जात के नाम पे जीत रहे हैं, खाली उठ पटांग बोल बोल के जीत रहे हैं, हेटेड पॉलिटिक्स से जीत रहे हैं। तो जिस दिन हमने ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया, भाई आप क्या जानते हैं हमारे राष्ट्र के बारे में, उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आप वादे कर रहे हो कि हम आपको फ्री पानी देंगे, बिजली, बोले आपकी जीडीपी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, इस पानी बिजली का बजट आप कितना बना रहे हैं। तो उस दिन घबराएगा वो जनता के बीच में जाने से। जब जनता क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, उसके राइट्स होंगे, अच्छा ये बताइए आप फ्री बिजली पानी कर रहे हैं, फ्री बिजली पानी के लिए जो पैसा है वो कहां से लेकर आएंगे, आपके राज्य की जीडीपी कितनी है, कितने घाटे में आपका बजट चल रहा है। तो घबराएगा, पढ़कर आएगा अगली बार से। तो हम चूंकि क्या होता है, अरे बाबूजी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, हमारी जाति का, अरे तुम्हारी जाति का आदमी है। क्यों? क्योंकि उसको हक नहीं मिला है, उसको रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश उसके लिए नहीं हुआ है। तो चक्र वहीं से शुरू हो गया है। तो समझ में आया पॉलिटी कैसे डेवलप हुई, यस या नो?
सो दिस इज अवर सिलेबस, हाउ दे पुट इट। अब इसको चलाने के लिए हमें आइडियोलॉजीज की जरूरत पड़ती है। जैसे हर शासक की आइडियोलॉजी अलग होती है। आइडियोलॉजी मतलब उसके विचार क्या हैं, तो चाहे वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, तो वहां से पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पैदा होती है कि हम क्या करेंगे। शासन हम उदारता के साथ चलाएंगे, शासन हम समाजवादी चलाएंगे, शासन हम मार्क्सवादी चलाएंगे, शासन हम तानाशाही में चलाएंगे, फांसीवादी चलाएंगे, शासन हम गांधीयन फिलॉसफी पे चलाएंगे, हम नारीवादी चलाएंगे। तो फिर क्या होगा, ये जो पावर आती है ये जनता और शासक दोनों में, किस रूप में आप इसको चलाते हो, किस रूप में आप चलाते हो, ये रहा आपका सिलेबस। अब समझ में आया पीएसआईआर का सिलेबस कैसे रखा गया है। तो ये हो गया पीएस का सिलेबस, पॉलिटिकल साइंस। अब आईआर क्या है ये समझो, कितने लोग जानते हैं। अब इसी कहानी को आगे लेके चलता हूं, कहानी समझ में आ रही कैसे कैसे हम होमो सैपियंस, फिर हमने एग्रीकल्चर टूल्स डेवलप किए, फिर हमने जो है वो किस तरह समाज बनाया, इकोनॉमी डेवलप की, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बनाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया, पावर बैलेंस करना जरूरी है। उसके बाद कैसे कैसे हम जो है पहले रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन आता है, इसीलिए राजा को क्या बोला जाता है, दंडाधिकारी बोला जाता है। ये जो है दंड को धारण करने वाला, राजा का सबसे प्रमुख कर्तव्य ही न्याय का शासन करना था। भारत में भी ये कॉन्सेप्ट रहा है, तो उसको दंडाधिकारी बोला गया है कि वो दंड का अधिकारी जो है वो उसका जो है बॉस है। फिर किस तरह से रूल ऑफ लॉ इक्वलिटी को लेकर आता है। इक्वलिटी क्या होता है, समाज में संतोष बनाए रखती है। फिर पीपल्स पार्टिसिपेशन होता है, वहां उसके राइट्स फ्रेंचाइज किए जाते हैं, उसकी ड्यूटीज फ्रेंचाइज की जाती हैं। फिर जो होता है डेमोक्रेसी आता है, और वहां पर पावर की अलग अलग आइडियोलॉजीज फिर यहां पर हम चलने शुरू कर देते हैं। समझ में आया। तो किस तरह से आपका सिलेबस बना है। अब जरा एक इंपॉर्टेंट बात और देखो, आगे आ जाओ। हमने अभी पढ़ा पीएस, पॉलिटिकल साइंस, दिस इज अवर पॉलिटिकल साइंस। बट व्हाट इज आईआर, इस पर तो बात ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस क्या है, पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, तुम्हारे ऑप्शन का नाम क्या है, पीएसआईआर। सो पीएस तो हमने समझ लिया, पॉलिटिकल साइंस कहां से आया, राजनीति विज्ञान। व्हाट इज दिस आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। लो, तुम्हें पीएसआईआर नहीं पता। ए बाबू, बाबू जल्दी बताओ, आईआर। हाँ, जी सर, क्या मतलब, हाँ सर, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं क्यों, वाई। एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री के साथ कैसे रिलेशनशिप है, वाह वाह, क्या बात है। फिर कंट्री बिहेव्स एज इंडिविजुअल, वाह क्या बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ वी नीड मार्केट, वंडरफुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मोरे भैया, चलो वापस चलते हैं कहानी की शुरुआत में। तो हमने क्या देखा, हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया, हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना लिया। बना लिया कि नहीं बना लिया, वापस आओ, अब तुम्हें जवाब देते हैं। इतना आसान नहीं है। विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय, अरे हम पूछ रहे हैं कहां बना रहे हैं भाई, हमें कहां संबंध बनाने दुनिया भर से। एक देश पैदा करना है क्या, दो लोगों में संबंध बना के, हैं छोटा मोटा देश पैदा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पहले समझो कि सही मामला क्या है, हम क्यों कोई देश और किस रूप में वो संबंध बनाएगा, किस तरह से बनाएगा, किस बेसिस पे बनाएगा, ये समझो। हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, कहानी में आ जाओ। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब क्या हुआ, अगर आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अच्छा है मान लो किसी भी देश का, तो ये क्या करेगा, हमने ये रूल ऑफ लॉ, स्टेट को डेवलप किया, स्टेट में रूल ऑफ लॉ, पीपल्स पार्टिसिपेशन हमने यहां किया, और हम पहुंच गए डेमोक्रेसी। हमने मान लो हमने कोई भी रूलिंग कर ली, चाइना की तरह जो है सिंगल गवर्नमेंट, पुतिन का हमने शासन कुछ भी कर लिया। अब क्या हुआ, इन दैट केस अगले केस में हमारे साथ क्या होता है, आईआर के बारे में समझो, अंतरराष्ट्रीय संबंध, आईआर। तो जो स्टेट है, जो उस देश की बात हो रही है, जो उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है,
वहां पर क्या होता है, कोई भी देश अपने सभी लोगों को क्या करना चाहता है, वो इसको प्रॉस्परस करना चाहता है कि लोग आगे बढ़ें, ज्ञान विज्ञान लें, ठीक है, इकोनॉमी बढ़े, अपने राइट्स को फ्रेंचाइज करें। क्योंकि अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं तो पीपल्स पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी देश में पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन किसी भी देश के संसाधन, किसी भी देश के संसाधन अपने लोगों के विकास के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं हो, अमेरिका भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी भी देश के जो रिसोर्स होते हैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है, संसाधन, ठीक है, रिसोर्स। बड़े ध्यान समझना, संसाधनों की हमें आवश्यकता पड़ती है। संसाधन हमारे पास कई होते हैं, जैसे नेचुरल, ह्यूमन, कैपिटल, यानी संसाधन प्राकृतिक, मानवीय, मानव संसाधन। अभी जैसे 2-3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरी दुनिया को मानव संसाधन निर्यात करने के लिए तैयार है। और पूंजीगत संसाधन, किसी भी देश के पास ये अबेंडेंट नहीं होते हैं, और अगर उसने किसी को बढ़ा लिया तो वो चाहता है कि इसको पूरी दुनिया को वो बेचे, पूरी दुनिया को खरीदे। क्योंकि जो संबंध होते हैं वो मुख्यतः कल्चरल और इकोनॉमिकल, जो आज की दुनिया माने जाते हैं। वैसे तो उपनिवेश भी एक तरह का संबंध है, डोमिनियन स्टेट बनाना भी एक संबंध है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहली चीज जो होती है, उस देश की जरूरत क्या है। ये जो आईआर होता है वो सबसे पहले नीड पर डिपेंडेंट होता है, इस पर्टिकुलर देश की नीड क्या है। तो देश की आंतरिक जरूरतें देश के बाह्य संबंधों को तय करती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, देश की आंतरिक जरूरतें देश के बाह्य संबंधों को तय करती हैं। द इंटरनल नीड्स ऑफ कंट्री डिफाइन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनल नीड्स ऑफ ए कंट्री डिफाइन द इंटरनेशनल रिलेशनशिप। यहां पर आंतरिक जरूरतें क्या है हमारी। मान लो मैं खाड़ी देशों के साथ क्यों बातचीत कर रहा हूं, गल्फ कंट्री के साथ क्यों जा रहा हूं। भारत के लोगों को तेल चाहिए यार, हमारे पास अपना फॉसिल फ्यूल नहीं है, हमें डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, हमारे इकोनॉमी को ग्रो करना है। तो हम किसके साथ पहले संबंधों को प्राथमिकता देंगे, खाड़ी देशों को देंगे। आज भारत खाड़ी देशों को इतनी प्राथमिकता क्यों नहीं दे रहा तेल के लिए। पहले तो हम बात बात पे हाथ जोड़े रहते थे, क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि आज विकल्प भारत के पास बहुत मौजूद है। भारत इजराइल को क्यों महत्व दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जो है पहले प्रधानमंत्री क्यों बने जिन्होंने इजराइल की ऑफिशियल यात्रा की, नहीं तो हम कभी इजराइल के साथ अपने संबंधों को नहीं बात करते। भारत को आज अपने जो रक्षा, जो हमारा डिफेंस है, जो खास में बाउंड्रीज है चाइना पाकिस्तान के साथ, ये दोनों हमारे विकट शत्रु के रूप में सामने आ चुके हैं। और इजराइल की जो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, जो उसके सर्विलांस है, जो उसके ड्रोन है, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर ड्रोन किसके पास है, इजराइल के पास है। तो आज हमें जो अपने कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, इतनी कठिन बाउंड्रीज है, अपने सैनिकों की शहादत को रोकना है, उनकी शहीदी को रोकना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरह के जो है वो सेगमेंट लेकर आने पड़ेंगे। तो हमने इजराइल को चुना, जो खुलकर हमारा सबसे बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध, अच्छा ये देश भारत के साथ क्यों जुड़े। मान लो जैसे फ्रांस ने राफेल बना लिया, पिद्दी भर का देश है, अब राफेल का कितना उड़ाएगा, किसके साथ लड़ेगा वो। तो उसको बाजार चाहिए जो लोग उसका सामान खरीद सके, क्योंकि जब उसका सामान बिकेगा तो ही तो उसके यहां रोजगार पैदा होगा, उसके यहां इनकम आएगी, उसकी जीडीपी आगे बढ़ेगी। अमेरिका का जब हथियार बिकेगा तभी तो ये आगे बढ़ेगा, रशिया का सामान जब बिकेगा तभी तो, रशिया अपना तेल बेचने के लिए मार्केट ढूंढ रहा है। तो वो देश भी क्या होते हैं, भारत बाजार बन गया उनके लिए। भारत क्या है, बाजार है। आईटी कंपनियों में यहां पे काम करने वाले भारतीय काम कर रहे हैं, तो भारत उनके लिए एक बाजार बन गया। और उनसे भारत की जरूरतें पड़ गई। तो जो हमारे संबंध हैं वो हमारी तात्कालिक आंतरिक जरूरतें हमारी क्या है, हमें चाहिए क्या। हम कहां जा रहे हैं वेनेजुएला के पास, हम कहां जा रहे हैं मैक्सिको के पास। कभी तुमने सुना भारत ने इनके साथ बहुत गहरे संबंध स्थापित कर लिए। हम कहां, नॉर्थ कोरिया के साथ तो हमारा कोई बातचीत ही नहीं होती है। क्यों नहीं, वो भी ये दुनिया के देश नहीं है, लेकिन हम उनसे क्यों संबंध बनाए। हमारी आंतरिक जरूरत उनको नहीं ले, हमें पहुंचा ही नहीं रही है। हमारा काम अभी जिनसे हो रहा है वहां तक खुश है। हमारे लिए निकटतम अफ्रीका हमारे लिए ज्यादा जरूरी है साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में। हम नहीं जा रहे पेरू चिली, हम कहां, हमारे कभी हमारे उसमें बात ही नहीं होती कभी, वो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। हमें अफ्रीका चाहिए तो हमने फोकस अफ्रीका कार्यक्रम G20 में हमने अफ्रीकन यूनियन को शामिल कराया, समझे। तो जो विदेश नीति आईआर है वो देश की आंतरिक जरूरतों की क्या होती है, वो प्रतिबिंब होती है, अंतरराष्ट्रीय संबंध। और उसी जो हमारी अपनी आइडियोलॉजी, उसी बेस पे हम संबंध बनाते हैं, जो हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं, जो हमारी जरूरतें हैं। और आइडियोलॉजी से ज्यादा जरूरतें इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें क्या चाहिए, हमें कहां से खरीदना है, कहां बेचना है, ठीक है। तो नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत आज
बहुत से देश भारत में आ रहा है। भारत ने क्या किया, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर लिया, रुपे कार्ड बना लिया, यूपीआई बना लिया, पेमेंट गेटवे बना लिया। अब बहुत से देश हैं जो आश्चर्य करें भारत में इतना आसान कैसे हो गया सब कुछ। तो वो भारत के पास आ रहे हैं कि हमें भी यार अपना रुपए दे दो, हमें अपना जो है वो कार्ड दे दो, हमें भी यूपीआई टेक्नोलॉजी दे दो। ठीक है, तो ये खरीदना बेचना अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होता है वो नीड्स पे डिपेंड करता है, किस देश की नीड क्या है। अमेरिका पहले भाव नहीं देता था हमें, अब भारत का युवा आबादी बढ़ गई है, जीडीपी बढ़ गई है, बाजार बढ़ गया है, अमेरिकन अपना सामान यहां बेच सकते हैं, तो आज भागे भागे पहुंच रहे हैं। बाइडेन ऐसा गले में हाथ डाल के घूम रहे से बचपन के दोस्तों। वही अमेरिका जो है पाकिस्तान में जाके जहाज रुकता था अमेरिका के राष्ट्रपति, भारत नहीं आते थे वो, भारत उनके लिए तुच्छ था, क्योंकि उनके लिए अफगानिस्तान इंपॉर्टेंट था। तो विदेश नीति में ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, यहां सब कुछ चलता है जरूरतों पे, नीड्स। मजा आया, जुड़े रहिए, मस्त होकर पढ़ाई करते रहिए। और हाँ भैया, कुछ कुछ चीजें जान लो क्या क्या हो रहा है क्लास में। अच्छा हाँ, आरएफआर की क्लास मोस्टली सब लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर प्रीलिम्स को क्रैक करना चाहते। भाई ऑप्शनल तो मेंस में लिखोगे, प्रीलिम्स तो जब निकलेगा तब तो मेंस लिखोगे, तो इस पर ध्यान रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखो कि आरएफआर की क्लास 1999 फीस हो गई, हमने पहले भी कहा था पुरानी फीस में एडमिशन ले लो। आज से फीस बढ़ गई, 1999 हो गई है, ये भी अभी बढ़ने जा रही है, तो मात्र 3 दिन ये फीस और रहेगी। क्लियर? एनसीईआरटी आंदोलन आप मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे मजेदार है मैपिंग, प्रीलिम्स के लिए मैपिंग बहुत जरूरी है। मैपिंग गुरु 999 रुपए में पीवी सर लेकर आ चुके हैं मैपिंग की क्लासेस, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू।